जितने लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान के रियल एस्टेट का सबसे कलीदी किरदार अदा करते थे इन्वेस्टमेंट के तौर पे, उन लोगों का ट्रस्ट पाकिस्तान में रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट से क्यों शेक कर रहा है। आज की इस वीडियो में ये टॉपिक डिस्कस करेंगे कि रियल एस्टेट पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो था, क्योंकि पाकिस्तान है जो 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। इस मुल्क में रियल एस्टेट की वैल्यूज़ कभी कम नहीं होती, कभी इसकी वैल्यू गिरती नहीं है, क्योंकि अभी डिमांड जो है वो ताहयात है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से ज़मीन मज़ीद नहीं बनाई जाएगी। जितनी ज़मीन बन गई है इतनी ही ज़मीन है, इस ज़मीन में आपको मज़ीद एडिशन नज़र नहीं आएगी। तो ज़ाहिर सी बात है, एक प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड हो, सप्लाई कम हो, उसकी डिमांड हमेशा वैल्यू ऊपर की तरफ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में जिनकी मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बट दैट वुड बी अ लॉन्ग एग्जाम्पल। हम इसको कट डाउन करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान में जिस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती थी, आज उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट सबसे कम हो गई है। इस वीडियो में हम डिटेल से ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी या एक्सपर्ट्स हैं, जब वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते थे तो रियल एस्टेट में उन्हें हमेशा बेनिफिट मिलता था। वो कैसे बेनिफिट मिलता था कि आपने प्रोडक्ट खरीदी, जितनी पाकिस्तान में डिमांड है हाउसिंग की, क्योंकि पाकिस्तान में 5 से 6% लोगों के पास अपने ज़ाती घर मौजूद हैं, बाकी लोग जो हैं वो रेंटल हाउसेज में रहते हैं। तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में जब भी होती थी, आप पास्ट में देख लें तो उस इन्वेस्टमेंट पे हमेशा रिटर्न आता था। आपके पास डीएचए, बहरिया, गुलबर्ग, सीडीए सेक्टर्स, मल्टीपल एग्जांपल्स हैं कि बहरिया में जो प्लॉट लॉन्च किया गया था किसी टाइम पे 6 लाख रुपए का, आज वो 3 करोड़ रुपए का है। गुलबर्ग ग्रीन में जो 75 लाख का फार्म हाउस लॉन्च किया गया था, आज वो 10 करोड़ का या 11 करोड़ रुपए का है। तो वैल्यूज जो इतनी अप्रिशिएट हुई हैं, उसके बावजूद भी अब ओवरसीज पाकिस्तानियों का इतना ट्रस्ट शेयर क्यों कर गया। अब बाहर के मुल्क में देखें तो एक चीज जो है वो सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों को देखने को मिलती है, दैट इज स्टेबिलिटी। जब आप एक स्टेबल कंट्री में रह रहे हो, आया इट कुड बी यूरोप, इट कुड बी स्टेट्स, इट कुड बी ऑस्ट्रेलिया, इट कुड बी गल्फ स्टेट्स। अब इन चारों जगह पे जाके देखें तो आपको कभी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में कोई ऊंच नीच नजर नहीं आएगी, मां सिवाय कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक टर्मोल आ जाए, जैसे कि आपका 2008 में आया था, जैसे कि आपका कोविड आया था 2020 में। इसके अलावा रूटीन डेज में वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट में आप पे हमेशा आरओई ऐड होता है। लेकिन पाकिस्तान में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जो थी वो 100 फोल्ड तक जाती थी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, गुलबर्ग ग्रीन्स में 2011 में एक प्लॉट था 75 लाख रुपए का, आज वही प्लॉट है 11 करोड़ रुपए का। तो 10 फोल्ड्स एग्जांपल की है, 10 फोल्ड्स या 11 फोल्ड्स या 12 फोल्ड्स तक लोगों को रिटर्न मिला है। अब क्या रीजन है कि पाकिस्तान में पिछले 4 साल में लोग सिर्फ नीचे की तरफ जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट, उससे ज्यादा लोगों को इसमें फायदा कुछ नहीं है, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। इवन दो पाकिस्तान से मोस्टली कंपनीज उठ के दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, मोस्टली इंडिविजुअल्स दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है इन्वेस्टमेंट इन दुबई। तो इससे आप एग्जांपल का अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी एग्जांपल जो पाकिस्तान में है वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो पाकिस्तान में नहीं है। मैं एग्जांपल के तौर पे कोट करता हूं कि 2022 में देखें, किसी ओवरसीज पाकिस्तानी ने पाकिस्तान में 1 करोड़ रुपए की कोई प्रोडक्ट खरीदी, कोई घर खरीदा, कोई फ्लैट खरीदा, कोई शॉप खरीदी, कुछ भी खरीदा, उन्होंने 1 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू थी। आज वो प्रॉपर्टी लेट्स सपोज 2 करोड़ रुपए की हो गई है। बट क्या उनके पास जिस टर्म में उन्होंने खरीदी, रियाल में, डॉलर्स में या किसी और टर्म में, तो क्या उनके पास वही आरओआई है? द आंसर इज नो। क्योंकि उस वक्त जब उन्होंने खरीदी थी, डॉलर का रेट जो था एवरेज 140 से 150 के दरमियान एवरेज बनता था। तो अगर आप डॉलर टर्म्स में देखें तो एवरेज किसी इंडिविजुअल ने $70,000 पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, अगर मैं 130, 140 या 150 के रेट के हिसाब से देखता हूं। तो 4 साल बाद लेट्स से जी वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की बजाय 2 करोड़ की हो गई, या 2 साल बाद, ऐसे पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन लेट्स से जी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ की हो गई। लेकिन फिर भी जिस इंडिविजुअल ने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी उसको नुकसान हुआ है। कैसे नुकसान हुआ है? क्योंकि उसने डॉलर टर्म्स में खरीदी थी, क्योंकि डॉलर टर्म्स में तब डॉलर था 140 रुपए का, उसने डॉलर को कन्वर्ट किया था रुपीज में और फिर एक प्रॉपर्टी बाय की थी। अब वही प्रॉपर्टी जो है डबल होने के बावजूद अगर मैं प्रॉपर्टी बेच के उसको दोबारा डॉलर टर्म में कन्वर्ट करूं तो आज मेरी प्रॉपर्टी उतनी ही है या उससे वैल्यू कम हुई है। एग्जांपल के तौर पे तब 1 करोड़ रुपए का लेट्स से $60,000-70,000 बनता था, आज की डेट में देख लें तो वही $60,000-70,000 बन रहा है। कीपिंग इन माइंड कि पाकिस्तान में या दुनिया भर में इन्फ्लेशन भी थी, कीपिंग इन माइंड इंटरेस्ट रेट्स भी थे, कीपिंग इन माइंड सारी चीज़ों को देखते हुए अगर आप किसी बहुत डेवलप कंट्री में भी हैं तो आपका जो रुपया है या आपकी इन्फ्लेशन है या आपका इंटरेस्ट रेट है वो 6 से 7% के दरमियान तो डेफिनेटली गया होगा। अब 6-7% आपका डिवैल्यूएशन काउंट करें डॉलर टर्म में भी तो आपको उसमें नुकसान हुआ है। और पाकिस्तान में इवन तो करेंसी आपकी डिवैल्यू हुई है, आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू डबल भी हो गई है, तो आपको उसमें बेनिफिट नहीं हुआ। तो ये रीज़न है कि पाकिस्तान में चूंकि करेंसी आपकी स्टेबल नहीं है, आपके मुल्क में गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, क्या पता कल गवर्नमेंट सुबह कोई और गवर्नमेंट हो जाए, क्या पता कल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किसी और बंदे को नॉमिनेट कर दिया जाए। जैसे पिछले 2-3 साल में आपको नजर आया होगा, पहले इमरान खान, फिर शहबाज शरीफ, फिर अनवारुल्लाह काकड़, फिर उसके बाद दोबारा शहबाज शरीफ। आई डोंट नो 2-3 साल में क्या हो रहा है कि 3-4 वज़ीर-ए-आज़म लगा दिए हैं। मुल्क तब ग्रो करते हैं, बांग्लादेश एग्जांपल आपके सामने है, कि जब आप 14-15 साल तक के लिए किसी गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी के साथ काम करने की इजाजत देते हैं,
तब मुल्कों की ग्रोथ होती है, ऐसे मुल्कों की ग्रोथ नहीं होती। तो ये वाहिद रीज़न है पाकिस्तान में स्टेबिलिटी की कि पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट अपनी जगह स्टेबल नहीं है। मुझे नहीं पता कल वज़ीर-ए-आज़म कौन है, मुझे नहीं पता कल वज़ीर दाखिला कौन है, मुझे नहीं पता कल को फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। तो जब तक ये चीज़ें स्टेबल नहीं होंगी मुल्क में, तो मुल्क में तरक्की नहीं होगी। तो ये रीज़न है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इवन दो इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल छोड़ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट पास्ट में की थी, उस इन्वेस्टमेंट को डाइल्यूट करके पैसे वापस लेके जा रहे हैं, जो कि मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक बात है और आने वाले दिनों में इसके रिजल्ट्स नज़र आएँगे। तो ये थी अपडेट आज की कि आपको अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो पहले उस मुल्क की स्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि जो मुक़्तदर हल्के हैं वो इस चीज़ को देख रहे हों और इसको पाकिस्तान को आने वाले दिनों में जल्द से जल्द अपने पाँव पे खड़ा करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे मुल्क नहीं चलते। रिजवान जी, मेरे को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।